नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बहुत सारे तैयारियां राजनीतिक दल कर रहे हैं, लेकिन जो लोकसभा से पहले जो 5 राज्यों का चुनाव होने वाला है इसी नवंबर माह में, जो आने वाला नवंबर है, और 3 दिसंबर को जो नतीजे आएंगे वो तय कर देंगे कि लोकसभा का चुनाव किस दशा और दिशा को प्राप्त होगा। 5 राज्यों की जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है उनमें मुख्यतः जो हिंदी पट्टी है, उत्तर भारत, वहाँ के 3 राज्य बीजेपी के लिए जीवन और मरण का प्रश्न है। और इसके उलट देखें तो कांग्रेस के लिए भी मरो करो या मरो वाली स्थितियां यहाँ पर हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। एक बार भारतीय जनता पार्टी की संभावनाएं राजस्थान में, अगर सर्वे की बात करें, एबीपी सी वोटर के सर्वे की बात करें तो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही हैं। लेकिन राजस्थान में कर्नाटक और हिमाचल जैसी बगावती सुर बीजेपी नेताओं के दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी बगावत है। कुल मिलाकर जो सबसे बड़ा सवाल यही है, आज मंथन में हम उठाएंगे कि क्या बागी बीजेपी का बेड़ा गर्क करेंगे, क्या बागी बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे, और क्या कांग्रेस को भी बागियों से खतरा है क्या? यही मंथन में बड़ा सवाल। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुत ही दिग्गज नेता वसुंधरा राजे सिंधिया के खेमे के 16 लोगों को टिकट काट दिए गए। ये खबर राजस्थान में ज़बरदस्त तरीके से फैली हुई है और बहुत सारे उनके समर्थक अब निराश हैं। और ये आशंका है कि राजस्थान में बड़े पैमाने पर बीजेपी के बागी निर्दलीय या किसी क्षेत्रीय दल, हालांकि वहाँ क्षेत्रीय दल है नहीं, हो सकता है आम आदमी पार्टी, बसपा या किसी इस तरह के दलों से ये जो बागी हैं वो मैदान में आ जाए। कई लोग निर्दलीय भी चुनाव लड़ने को लेकर हुंकार भर रहे हैं। ये बागी खेल बिगाड़ देते हैं। याद कीजिए, अभी पिछले दिनों जो विधानसभा का चुनाव हिमाचल प्रदेश में हुआ, एक नेता को मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने फ़ोन किया, वो नेता नहीं माने, बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ ही चुनाव लड़ गए और बीजेपी वहां हार गई। अगर वो वाली स्थिति आई कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी डुबो लेंगे, तो बीजेपी को भारी नुकसान हो सकता है, देखने को मिल रहा है। अब हम कह रहे हैं कि भाई एक सवाल उठता है कि भाई बीजेपी में ही बगावत क्यों, ये मुद्दा क्यों हम उठा रहे हैं? कारण है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है और ये जो विधानसभा चुनाव हैं, बहुत सारे लोग इससे सहमत नहीं होते कि विधानसभा चुनाव का नेचर अलग होता है, वो सेमीफाइनल नहीं हो सकते। पहले ऐसा हुआ भी है कई बार कि विधानसभा चुनाव में दूसरी पार्टी और लोकसभा चुनाव में दूसरी पार्टी। लेकिन इस बार का जो राजनीतिक माहौल, जिस तरह का माहौल इस देश में बन रहा है, उससे पक्का कम से कम इस बात के संकेत मिल रहे हैं, ऐसे संदेश आ रहे हैं कि जो विधानसभा का चुनाव है 5 राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम, ये जो इनको फतेह करेगा वो राजनीतिक दल लोकसभा चुनाव में बहुत मजबूती के साथ मैदान में होगा। ये बात बहुत मजबूती के साथ में, और कांग्रेस पार्टी इस बात को मान चुकी है और उसी के अनुसार उसके नेता, चाहे राहुल गांधी हो, खड़गे हो, प्रियंका गांधी हो, वो काम कर रहे हैं। अब 2 तरीके से इसको हम देख सकते हैं। जहां कांग्रेस पार्टी ने टोटल कैंपेन, टोटल कमान अपने क्षेत्रीय छत्रपों के हाथ में सौंप दी, जैसे उन्होंने कर्नाटक में सौंपी डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया और वहां प्रचंड बहुमत की सरकार, जैसे क्षेत्रीय छत्रों को हिमाचल प्रदेश में सौंपा, वहां बहुमत की सरकार। उसी तरीके से 5 साल बहुत सारे ऐसे अवसर आए जब ये लगा कि कमलनाथ
दिल्ली आ जाएं। एक बार लगा कि वो अध्यक्ष भी बन जाएंगे, उनको कहा गया कि भाई अब अध्यक्ष बन जाएगी, लेकिन कमलनाथ ने 5 साल मध्य प्रदेश छोड़ा नहीं सरकार जाने के बाद भी, और वो पीसीसी के चीफ बने रहे, नेता प्रतिपक्ष भी थे, लेकिन 2-2 पद में एक पद उन्हें छोड़ना पड़ा, तो उन्होंने नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ा और उस पर दिग्विजय सिंह के खास और पूर्व गृह मंत्री ठाकुर गोविंद सिंह बैठाए गए। वो नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन कमलनाथ ने पीसीसी का जो पीसीसी चीफ का पद है वो नहीं छोड़ा, संगठन अपने हाथ में रखा। और आज लगातार जो 5 साल से कमलनाथ और दिग्विजय सिंह लगे हुए हैं, शिवराज सरकार की जड़ें खोद रहे हैं, हर मुद्दे पर मौके पर गए हैं, लगभग मुद्दे उठाए हैं, गरीबी, बेरोजगारी, बुलडोजर, लिंचिंग, बहुत सारे मुद्दे इस तरीके के उठाए हैं कमलनाथ ने और दिग्विजय सिंह ने खास तौर पर। तो ये आज कुछ चीज़ें दिख रही हैं ज़मीन पर, कांग्रेस को एज मिल रहा है लगातार काम करने को लेकर। कांग्रेस पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो कम से कम इस बात को समझ गया है कि क्षेत्रीय छत्र भी नैया पार लगा सकते हैं। अब ज़्यादा हाईकमान मत करो, हाईकमान को बस हाईकमान रहने दो। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश में बहुत कंफर्टेबल स्थिति में भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव में लंबे समय से झगड़ा चल रहा था। ऐसा लग रहा था टीएस सिंहदेव के समधी बीजेपी में चले गए, मतलब बीजेपी के करीब थे, उनके एक आप समझ लीजिए उनके परिवार के, उनके रिश्तेदार कई बीजेपी में चले गए। बार बार ये कयास लगाया जा रहा था और जब भी उनसे पूछा जाता था टीएस सिंहदेव से, तो वो कहते थे कि भाई राजनीतिक निर्णय लेना उस व्यक्ति का निजी मसला है, मैं कांग्रेस में हूँ, मैं नहीं जाने वाला कहीं। लेकिन ऐसा लग रहा था कि टीएस सिंहदेव भी कहीं पाला न बदल दें। खड़गे ने जिस तरीके से सुलह सफाई कराई और फिर उन्हें डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाकर कुछ हद तक संतुष्ट किया गया, तो छत्तीसगढ़ में भी समीकरण बेहतर है। राजस्थान को लेकर जो कवायद चल रही थी कि भाई सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों ऐसे विपरीत धारा में, यही स्थिति कर्नाटक में थी डीके और सिद्धरमैया में। इसका भी क्रेडिट अगर किसी को जाता है इस देश में तो कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे का। जैसे कर्नाटक में उन्होंने कांग्रेस के अंदर 2 विपरीत ध्रुव, उनको एक साथ में जो धुरियां हैं उनको एक साथ लाकर एक ऐसा विनिंग कॉम्बिनेशन बनाया कि आज कांग्रेस वहां सत्ता की मलाई काट रही है। राजस्थान में स्थितियां बहुत विपरीत थी, ऐसा लग रहा था एक समय कि राजस्थान में बहुत बुरी स्थिति कांग्रेस की होने वाली है। लेकिन अशोक गहलोत के इतने काम के बावजूद, इनकी योजनाओं के बावजूद, जो कांग्रेस की अंतर्कलह है, हालांकि भी पूरी तरह पटाक्षेप नहीं है, लेकिन जो अंतर्कलह थी उसमें खड़गे जी ने एक तरीके से ये बहुत हद तक दोनों के बीच पैचअप करा दिया। और अब ये कहा जा रहा है, ये खबरें हैं, अभी आज मैं कहीं खबर देख रहा था, एक राजनीतिक विश्लेषक को सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि सचिन पायलट का हाथ अशोक गहलोत के हाथ में अब है और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर काम कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो वास्तव में इसका फायदा कांग्रेस पार्टी लेगी। अशोक गहलोत और सचिन पायलट, एक बार अशोक गहलोत फिर से पूरी तरह से आत्मविश्वास है उनको कि उनकी सत्ता वापस आएगी, लेकिन माफ़ कीजिएगा, राजस्थान हो चाहे उत्तराखंड हो, ये ऐसे राज्य हैं, चाहे हिमाचल हो, कि यहाँ एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी रहती रही है, ऐसा रहा है। तो क्या दस्तूर बदलेगा या दस्तूर कायम रहेगा राजस्थान का, ये बड़ा सवाल है। लेकिन जो अभी हाल का एबीपी और सी वोटर का सर्वे आया उसमें कांग्रेस को काफ़ी पीछे दिखाया जा रहा है और बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। लेकिन अशोक गहलोत जमीनी हकीकत के आधार पर ये कह रहे हैं कि ऐसा है नहीं, सब कुछ बहुत पलट जाएगा, अभी है 1 महीना लगभग वोट पड़ने में, और अब जो नई तिथि वोट की आ गई वो 25 नवंबर हो गई है। तो एक धुआंधार प्रचार चारों तरफ देखने को मिल रहा, कांग्रेस पार्टी के नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह। लेकिन अगर पूरा परिस्थितियां देखी जाएं तो बीजेपी के एंगल से अगर देखें तो उन्होंने बंगाल में पूरा केंद्रीय नेतृत्व ने अपने हाथ में लिया, परास्त हुए। हिमाचल में केंद्रीय नेतृत्व ने पूरी तरीके से चुनाव लड़ा, परास्त हुए। कर्नाटक में केंद्रीय नेतृत्व और केंद्रीय नेताओं का बोलबाला रहा, परास्त हुए। और कांग्रेस या जो इंडिया वाला गठबंधन है, ममता बनर्जी की खुद रीजनल पार्टी है, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में वापसी। सुक्खू और वीरभद्र सिंह की पत्नी हिमाचल प्रदेश में पूरे लोगों को पेज पर लेकर आए, अग्निहोत्री वहाँ के डिप्टी सीएम, ये सब एक पेज पर आए और वहाँ सरकार बन गई। डीके और सिद्धरमैया एक साथ आ गए।
मध्य प्रदेश में सिंधिया के रहने तक गुटबाजी थी, कांग्रेस 3 गुटों में बटी थी, लेकिन सिंधिया के जाते ही कांग्रेस को इस बीमारी से निजात मिल गई। दिग्विजय सिंह की मुख्यमंत्री बनने की कोई तमन्ना है नहीं, पहले से क्लियर है, कमलनाथ ही चीफ मिनिस्टर होंगे। और वो दिग्विजय सिंह खुद अपने मंचों से इस बात को कहते हैं कि कमलनाथ ही चीफ मिनिस्टर, और लगभग चेहरा वहाँ साफ है। तीनों जगह कांग्रेस का वहाँ चेहरा साफ है, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो। हाँ, दिग्विजय अपने बेटे को स्थापित कर रहे हैं और उसमें कहीं कमलनाथ रोड़ा नहीं अटका रहे हैं। तो ये दृष्टिकोण है। एक तरफ केंद्रीय हाथ में है पूरा तरीके से भाजपा, जो केंद्रीय नेतृत्व और मोदी और शाह जिस तरीके से चुनाव उनका संचालन किया अपने तरीके यहाँ क्रमक वो कर रहे हैं, दूसरी तरफ क्षेत्रीय छत्रप के भरोसे कांग्रेस। और इस सब को लेकर बीजेपी में भयंकर असंतोष है। मैं अभी सुन रहा था, मध्य प्रदेश के एक पूर्व सांसद कह रहे थे कि बिल्कुल जो नेतृत्व है, हाई कमान है, वो बेअंदाज है। अब लोग इस तरह खुलकर बोलने लगे। राजस्थान में पूर्व विधायक हैं, उनको टिकट नहीं मिला, उन्होंने कहा मैं निर्दलीय लड़ूंगी। बहुत सारी तस्वीरें हैं, बहुत सारी स्थितियां परिस्थितियां हैं। आपको कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं। राजस्थान में जूते चप्पल चले टिकट को लेकर, बीजेपी कार्यालय के बाहर धरना चलता रहा, हंगामा मचा, बवाल मचा। चूंकि उत्तर भारत तक यहाँ तक खबरें आती नहीं समाचार माध्यमों में, अगर ये कांग्रेस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन हुए होते तो शायद आ जाती खबरें, लेकिन बाकी अभी खबरें यहाँ दिल्ली तक कम ही आती हैं इन राज्यों की खबरें। लेकिन बहुत बवाल हुआ। अनीता सिंह गुर्जर भरतपुर की विधायक रही हैं, उनका जरा दर्द हम आपको सुनाना चाहते हैं, सुनिए। कुछ लोगों ने जरूर मेरी चरित्र हत्या बहुत लंबे स्तर पे की, उनको भी बहुत धन्यवाद, उनको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि वो लोग आने वाले समय में अपना पार्टी का नेतृत्व करें। अभी नगर पालिका का निगम का चुनाव था, सामान्य हमारे भाजपा के कैंडिडेट ने यहाँ पर मेरे विधायक रहने के दरमियान भी मुझ पर जबरदस्ती में आरोप लगाए कि मैं पार्टी के खिलाफ गया। जो कैंडिडेट बनाया वो मेरा छोटा भाई है, इसलिए मैंने ही राजनीति में उसको बढ़ाया था, मैंने ही उसको युवा मोर्चे का अध्यक्ष बनाया, मैंने ही जिला भाजपा का अध्यक्ष। मैंने इस पार्टी के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। मैं जिला प्रमुख जब बनी थी तो मैं कांग्रेस की टिकट पे बनी थी और इंडिपेंडेंट जिला प्रमुख बनी थी। उस समय पार्टी ने मुझसे कहा था कि पार्टी आपका ख्याल रखेगी, आप पार्टी में आइए। और मैं ये भी नहीं कह सकती कि पार्टी ने ख्याल नहीं, पार्टी ने दिया। मैं जनता से कहना चाहती हूँ कि जनता जो कहेगी वो मैं करूंगी। मेरी जनता ने आज मुझे कहा है, सबने इकट्ठा होकर कि आपको चुनाव लड़ना है, मैं चुनाव लड़ूंगी। आपने हाईकमान पे कोई चर्चा नहीं करी? सुधीर हाईकमान देखो, इस वक्त भाजपा का हाईकमान बहुत विचित्र स्थिति का है, वो अंधा बहरा और बिल्कुल पूरा तानाशाह है। चलाओ चलाओ चलाओ। वो कह रहे हैं, आपने देखा कि कैसे अनीता सिंह गुर्जर को आपने सुना, पूर्व विधायक संतोष बाफना को आपने सुना, पूर्व सांसद लक्ष्मी नारायण यादव कह रहे हैं कि हाईकमान बेअंदाज हो गया है, हाईकमान नहीं सुन रहा किसी की। ये बहुत सारी बातें निकल कर आई, बड़ा आक्रोश है लोगों में। रणदीप, आज कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, तमाम राज्यों को लेकर, अभी तेलंगाना की बैठक थोड़ी देर पहले खत्म हुई और बहुत पूरे दिन आज बैठकें केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक हुई और इन राज्यों के टिकट और सारी चीज़ों को लेकर चर्चा हुई। उम्मीद है कि रविवार को पहली लिस्ट आ जाएगी। नवरात्र है, बार बार कांग्रेस से कहती रही कि वो श्राद्ध पक्ष में अपने टिकट नहीं जारी करेगी, लेकिन एक तो ये तर्क हो सकता है, लेकिन इसके पीछे बहुत तोल मोल कर बीजेपी की स्थितियां परिस्थितियां देखकर ये बातें कही गई हैं। एमपी की चुनाव केंद्रीय समिति की बैठक के बाद वहां के प्रभारी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला और कमलनाथ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसे सुनिए। कि कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में एक अप्रत्याशित जीत की ओर कदम बढ़ा रही है। दो उदाहरण आपके सामने हैं, एक भाजपा की सरफुटव्वल का है, एक भाजपा की घबराहट और छटपटाहट का है, और एक आत्मविश्वास का है। वो आत्मविश्वास जो है 8.5 करोड़ मध्य प्रदेश की जनता के आशीर्वाद का है। वो आत्मविश्वास जो है
मध्य प्रदेश के 8.5 करोड़ लोगों का जन आक्रोश जो भाजपा पर फूट रहा है उसके खिलाफ है। आए दिन भ्रष्टाचार, घोटाले और इस प्रकार के विवाद सामने आ रहे हैं। आज ही सामने आया 10 करोड़ का आदिवासी घोटाला मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के आदिवासियों का बजट खा गए भाजपाई, करोड़ों रुपया खा गए। हम नहीं कह रहे, उनकी ऑडिट रिपोर्ट्स कह रही हैं जो आज जारी हुई हैं। मध्य प्रदेश में राजनीतिक लोग भाजपा के और उनके अफसर मिलकर फर्जी बिल बनाकर करोड़ों रुपए के आदिवासियों का बजट खा रहे थे। ये परिस्थितियां, ये स्थितियां हैं। मुश्किल बीजेपी के लिए मुश्किलें हैं। जो बागी हैं वो बहुत मुश्किलें पैदा करेंगे और 2 राज्यों में बागियों की वजह बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। उसमें बड़ी भूमिका बागियों की मुझे लगता रही है। पूर्व सांसद लक्ष्मी नारायण यादव कह रहे हैं कि भाई हाईकमान हमारे यहाँ बेअंदाज हो गया है। किससे कहें? अब वो हाईकमान कहाँ? बहुत सारी उन्होंने तोहमत हाईकमान पर मढ़ी। होता है, दर्द होता है तो लोग कहते हैं, लेकिन कांग्रेस की तुलना में या अन्य दलों की तुलना में जो भी हैं, बीजेपी के बागी थोड़ा ज़्यादा हैं। और इसकी बड़ी वजह है कि मध्य प्रदेश में 8 सांसदों को टिकट दिया, जिसमें 3 MP, छत्तीसगढ़ में 3 सांसदों को टिकट दिया, राजस्थान में 7 सांसदों को टिकट दिया। जो लोग बहुत दिनों से तैयारी कर रहे थे उनको लगा कि मेरा हक मार दिया गया और बहुत सारे लोगों के टिकट कटे। ये समीकरण, अब इसमें गुणागणित, जाहिर सी बात है बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, उसमें बहुत बड़े बड़े रणनीतिकार हैं, तो उन्होंने कुछ गुणागणित लगाया होगा। हमारे जैसे छोटे दिमाग के आदमी के दिमाग में जितना आ रहा उतनी बातें हम कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता ना कि जिसे हम समझते हैं कि बहुत हमारी तुरुप का पत्ता है, बिल्कुल शानदार चाल है, बाजी पलट जाएगी, वही वास्तव में बाजी पलट देती है। आपके पक्ष में नहीं, विपक्षी के पक्ष में बाजी पलट देती है। ये होता है, गलतियां होती हैं और नेता और कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। और जब बेअंदाज हो जाते हैं नेता, तो फिर संगठन, पार्टी, कार्यकर्ता, उनको चाहे आप देवतुल्य कहिए, चाहे जो कुछ कहिए, लेकिन जो कार्यकर्ता पार्टी का झंडा उतारता है वह मलाई काटने के लिए सत्ता का कॉम्बिनेशन। मुझे अच्छी तरह याद है एक प्रकरण, एक छात्र नेता थे समाजवादी पार्टी में, जितेंद्र बहादुर सिंह, बहुत पुराने छात्र नेता समाजवादी पार्टी में। और समाजवादी पार्टी का झंडा उस वक्त वो लेकर चलते थे जब शायद बहुत सारे लोगों ने अपनी गाड़ियों में लगे झंडे उठाकर जेब में रख लिए थे और डरते थे मायावती की गवर्नमेंट में। तब वो पार्टी का झंडा उठाकर कार्यालय में बैठते थे और पार्टी का झंडा उठाकर चलते थे। जब टिकट मिलने का नंबर आया, मुलायम सिंह यादव ने उन्हें टिकट दिया और बहुत सारे उनके विरोधी लोग शिकायत करने पहुंचे कि चुनाव जीतेंगे नहीं। तो मुलायम सिंह ने, जानते हैं उनको क्या जवाब दिया? कहा सारे टिकट जीतने के लिए नहीं दिए जाते हैं, कुछ यूं ही दिए जाते हैं, कुछ हारने के लिए भी दिए जाते हैं, ताकि आपका कार्यकर्ता जुड़ा रहे, पार्टी के प्रति कार्यकर्ताओं की भावना अच्छी रहे, पार्टी को, कार्यकर्ता को लगे कि ना जीत हार अपनी जगह, लेकिन पार्टी हमें सम्मान देगी। एक टिकट देने से 10 नहीं 10,000 कार्यकर्ताओं में एक संदेश जाता है। ये बातें थी मुलायम सिंह की। मुलायम सिंह किसी एक राजनीति की एक अपने आप में संस्था थे। जेपी और लोहिया की नर्सरी से निकले। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। जयप्रकाश यादव जी, पूर्व सांसद, हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। जयप्रकाश जी भी बागी हो गए हैं, ऐसी हमारे पास खबर है। अभी उनसे बात करेंगे, पूछेंगे क्या स्थिति, क्योंकि बागी बहुत सारा खेल बिगाड़ रहे हैं। मणि वैष्णव, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस छत्तीसगढ़, हमारे साथ जुड़े हैं। मणि भाई बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार के न्यूज़ को वक्त देने के लिए। संजीव वैद्य साहब, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, मध्य प्रदेश से जुड़े हैं। वैद्य साहब बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और राजस्थान बीजेपी के वरिष्ठ नेता कमलकांत शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। शर्मा जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। शर्मा जी अक्सर हमारे साथ जुड़ते रहते हैं, बहुत अच्छे नेता और एक शरीफ व्यक्ति हैं, अब तक जो मेरा अनुभव रहा है। बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का। जयप्रकाश यादव जी से मैं शुरू करना चाहूँगा, क्योंकि आज विषय मैं ये देख रहा था जयप्रकाश जी कि जिस तरीके से कर्नाटक, हिमाचल
में बीजेपी बागियों की समस्या से जूझती रही है, उसी तरह बागी मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पर सैकड़ों पोस्ट पड़े हुए हैं बागियों के या उनके समर्थन में। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में भी एक तरीके से या तो ये इतनी सुविधा संपन्न सत्ता वाली जिसकी केंद्र में सत्ता है, बहुत सारे राज्यों में 10 राज्यों में सत्ता है, या तो ये कारण है कि भाई सत्ता संपन्न पार्टी है, शक्तिमान पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए कुछ लोगों ने ज़्यादा उम्मीदें लगा रखी हैं, पार्टी का कोई गुनाह नहीं है, या फिर विद्रोह है पार्टी के अंदर। यादव जी। जी देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं आपको यह स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति हमारी कोई नाराजगी नहीं है। व्यक्तिगत रूप से मेरी अगर मैं बात करूं, भारतीय जनता पार्टी का मैं एक निष्ठावान और अनुशासित कार्यकर्ता हूं और पार्टी से मेरी किसी प्रकार से कोई भी नाराजगी नहीं। ठीक बात। मेरी नाराजगी जो पार्टी के द्वारा प्रत्याशी मैदान में उतारा गया है उसको लेकर के जी, क्योंकि वो जो प्रत्याशी उतारा गया है, हमारा वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र है, 66 नंबर का क्रमांक है, उसमें जो प्रत्याशी आए हैं उनका नाम है श्री रिकेश सेन जी। उनकी विचारधारा, उनकी आइडियोलॉजी भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। उनकी विचारधारा, उनकी आइडियोलॉजी कांग्रेस के प्रति प्रतिबद्ध रही है, जिसका लेकर के भाजपा के कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है, भारी विरोध है। और मेरी जो लड़ाई है वह कार्यकर्ताओं की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी को इस विधानसभा क्षेत्र में अस्तित्व को बचाए रखने की लड़ाई है। मेरी लड़ाई सिद्धांतों की लड़ाई है। इससे पहले 2008 में जब हमारा ये वैशाली नगर विधानसभा अस्तित्व में आया था तो भारतीय जनता पार्टी से प्रचंड मतों से सुश्री सरोज पांडे जी ने जीत हासिल की थी। उसके बाद 2013 में, 2018 में माननीय विद्यारतन भसीन जी, जो कि आज हमारे बीच नहीं है, हम सबके नेता, उनके अनम्यूट करिए, बोलिए। आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं सुन पा रहा हूं, बोलिए कृपया। हाँ, 2 बार उनके द्वारा जीत दर्ज कराई गई थी और अभी 2023 में जो निर्णय हुआ है उस प्रत्याशी के द्वारा केंद्रीय नेतृत्व के आंखों में धूल झोंककर और सत्यता छुपा करके, ना जाने क्या हुआ, कैसे हुआ, उसको मैं नहीं कह पाऊंगा, परंतु जब घोषणा हुई प्रत्याशियों की सूची की 1 तारीख को, जब सूची लीक हुई, कार्यकर्ताओं ने भरपूर विरोध किया। बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं ने, तीनों मंडल के अध्यक्षों ने और जिला के पदाधिकारियों ने, सबने कहा कि अगर ये प्रत्याशी आएंगे तो हम सब इस्तीफा दे देंगे, सामूहिक इस्तीफा दे देंगे जी। और हमें आश्वासन मिला था शीर्ष नेतृत्व से, प्रदेश नेतृत्व से, पार्टी के, कि यह व्यक्ति नहीं आएगा, इसके नाम पर विचार नहीं होगा, आप सभी कार्यकर्ता निश्चिंत रहिए और पार्टी के हित में काम कीजिए। जब 9 तारीख को सूची जारी हुई तो वही प्रत्याशी सामने आया, जिसके बाद कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है और आम जनमानस में भी भारी आक्रोश है। मेरा कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी में एक से बढ़कर एक नायाब हीरे हैं, एक से बढ़कर एक जमीनी कार्यकर्ता और नेता हैं। इन सब में से किसी भी प्रतिबद्ध कार्यकर्ता को आप टिकट दे दीजिए। अगर आपको कार्यकर्ताओं में से कोई नहीं लगता योग्य तो आप किसी आम नागरिक में से तो जी, मैं माफी के साथ में थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहता हूं। 2-3 बिंदु हमारे दिमाग में आ गए। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि आप पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। कमोबेश राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सारी जगह यही स्थिति है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं पार्टी बड़ी अच्छी, पार्टी विद डिफरेंस, हमने जीवन भर सेवा की पार्टी की और पार्टी ने भी बहुत मुझे कुछ दिया। बहुत सारे लोग इस बात को कह रहे हैं, लेकिन इसी तरीके के निर्णय पूरे राज्यों में, 3-4 राज्यों में इस तरह के निर्णय हर जगह लगभग यही स्थिति है, कमोबेश, अपवादों को छोड़कर। मेरा एक तो प्रश्न ये है कि क्या आप भी उस विधानसभा से टिकट के दावेदार थे? मेरा प्रश्न नंबर 1। दूसरा, ऐसी कौन सी खराबी है उस प्रत्याशी में जिसको नेतृत्व ने नहीं देख पाया और उससे बड़ी दिक्कतें हो जा रही? और जो तीसरा प्रश्न है मेरा वो ये है कि ठीक है, आप उस प्रत्याशी का विरोध कर रहे हैं, पार्टी का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन अगर इसी तरह विरोध रहा, प्रत्याशी हार गया तो पार्टी का विरोध अपने आप हो जाएगा। यादव जी। जी, मैं आपको बड़े स्पष्ट रूप से इस बात को कहना चाहता हूं कि मैं सन 2013 से वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में दावेदार के रूप में उभर कर सामने आता रहा हूं। दोनों ही बार मुझे टिकट में अवसर नहीं मिला, उसके बाद भी मैंने भाजपा के झंडा को थाम करके पार्टी के हित पे काम किया है जी।
इस बार जो 2023 में व्यक्ति आया है प्रत्याशी बन करके, उसका विरोध मैं इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि वो कांग्रेस के साथ साठगांठ करके उसने अपने आज तक की राजनीतिक यात्रा की है। वो कांग्रेस की पृष्ठभूमि से होकर आए हैं। पार्षद चुनाव उन्होंने कांग्रेस की टिकट से लड़ा था। उसके बाद वो निर्दलीय रहे, और निर्दलीय जब भी रहे तो वहां पर जो भाजपा का कार्यकर्ता संघर्ष करता था प्रत्याशी के रूप में, उसको ठेगा दिखा करके इन्होंने उनका उपहास करके जीत हासिल की, और सर्वदलीय समर्थन लेकर के पार्टी की विचारधारा से साथ में आगे बढ़ते हुए लड़ाई नहीं लड़ी, साठगांठ करके इन्होंने पार्षद बन गए। और जब नगर निगम में भिलाई में नेता प्रतिपक्ष रहे तो इनके द्वारा 5 साल में कोई भी आंदोलन प्रदर्शन कांग्रेस के खिलाफ में सशक्त आवाज में कभी नहीं उठाया गया। एक नाटक नौटंकी करना, बाद में जाके जिसका आप विरोध कर रहे हैं उसके आपको साथ लगता गले नहीं मिल कि जाना। पूरी पार्टी आपकी बदल चुकी है? अब वो जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं, भारतीय विचारधारा जनता पार्टी में और किसी- बहुत सारी चीजें जिसकी बात आप कर रहे हैं, अब बहुत कुछ बदल चुका। अब जिताऊ चाहिए, अब जिताऊ चाहिए, बीजेपी जिताऊ उम्मीदवार। अगर पूरे देश में देख लें तो बहुत सारे नेता बीजेपी के अंदर हर राज्य में, मतलब उत्तर प्रदेश में आप देख लें, केंद्र में आप देख लें, उधार के नेता हैं। कांग्रेस से नेताओं की बहुतायत है और उन्हें बड़े अहम पद। उत्तर प्रदेश में तो एक ऐसे नेता समाजवादी पार्टी से आ गए जो रातों रात आए, टिकट मिला, उनका नाम है राकेश सचान, इस समय मंत्री हैं वो, और टिकट मिल गया, चुनाव जीत गया, कैबिनेट मंत्री बन गए। काडर का आदमी छाती पीट कर कार्यकर्ता लड़ता रहा, मंत्री नहीं बना। एक ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक से लौट आए हैं। बहुत सारे सवालात। जयप्रकाश यादव हमारे साथ पूर्व सांसद छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं। जयप्रकाश जी कह रहे हैं कि पार्टी से वो कोई नाराजगी नहीं है, वो बागी नहीं है, लेकिन जो प्रत्याशी आया है उससे बहुत खफा है। वो कह रहे हैं कांग्रेस के बैकग्राउंड का आदमी है, साठगांठ करके। बीजेपी का तो इतना जबरदस्त तंत्र है, अगर वो इस बात का पता नहीं लगा पा रही है कि भाई वो काडर का आदमी है कि क्या है, मुझे लगता है कि ये जमीन पर नेता लोग, जो काडर का कार्यकर्ता है, जो बुरे वक्त में झंडा उठाकर चलता है, उसको समझाने के लिए बातें करते हैं। वास्तव में यही लोग सब बैठकर तय करते हैं और दूसरी पार्टियों से आए लोगों को कार्यकर्ता के सर पर बैठा देते हैं, जो मुझे अब तक हाल में इस तरह की चीज़ों को देखने को मिला। कमलकांत शर्मा भारतीय जनता पार्टी राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हैं। कमलकांत जी, एक टिप्पणी आपकी चाहता हूँ। पूर्व सांसद जयप्रकाश जी बहुत व्यथित हैं और वो कह रहे हैं भाई इस तरह के टिकट बंटवारे हुए हैं, आपने बिल्कुल आयातित प्रत्याशी। अरे चलो खुलेआम आयात करते तो कोई बात नहीं थी, वो पता नहीं कहाँ से कैसे किस डोर से आ गया, कौन सा बैक डोर, साइड डोर, पता नहीं कौन कौन से डोर से, और उसको टिकट दे दिया। जयप्रकाश जी को आश्वासन देते रहे, माननीय पूर्व सांसद हैं वो। तो एक तो ये मध्य प्रदेश वाले मसले पर एक टिप्पणी की पार्टी विद डिफरेंस, क्या केवल कि उम्मीदवार जिताऊ होना चाहिए, टिकाऊ हो चाहे न हो, काडर हो चाहे न हो, कभी ध्वज प्रणाम किया हो चाहे न किया हो वो, कमलकांत शर्मा। और दूसरा मसला ये है कि राजस्थान में भी अनीता गुर्जर हैं, बहुत सारे लोग हैं जो वहां तो भाजपा कार्यालय के सामने प्रदर्शन चल रहा था, जूता चप्पल चल गए, हम लोगों ने देखा। शर्मा जी। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार, देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मेरी आवाज आ रही है भाई साहब? बिल्कुल, बोलिए धड़ल्ले से, दर्शक सुन रहे हैं आपको। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और अगर हम चुनावों को लेकर, विधानसभा चुनावों को लेकर, सभी प्रदेशों को लेकर अनेक प्रकार के सर्वे हुए हैं, अनेक प्रकार से मंथन करने के बाद और जिताऊ और अच्छे उम्मीदवारों को टिकट देने का कार्य पार्टी ने किया है। निश्चित रूप से आप अगर पहले के चुनावों में आप जाएंगे, जैसे गुजरात, तो गुजरात में भी कुछ ऐसी बातें उठी थी, लेकिन उसका जब सुखद परिणाम आगे देखने को मिला तो निश्चित रूप से शीर्ष नेतृत्व द्वारा जिस प्रकार से मंथन द्वारा, सर्वे के द्वारा तो टिकट वितरण किए जाते हैं,
उनका परिणाम बहुत ही अच्छा आता है और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में और राजस्थान के अंदर भी भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अब रही बात, देखिए जब कोई दौड़ प्रतियोगिता होती है तो उसके अंदर 5 प्रतिभागी भी हो सकते हैं, अधिक प्रतिभागी भी हो सकते हैं, वो दौड़ते हैं, लेकिन उनके अंदर एक ही विजेता होता है। बाकी सबको मलाल जरूर रहता है, तकलीफ रहती है कि भाई हमने भी अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है, लेकिन वहां परिणाम शर्मा जी इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि जो जिंदगी भर से झंडा उठा रहा है और जो नया आया है उसके बीच कुर्सी रेस करा दोगे आप, कि जो कोई म्यूजिकल चेयर करा दोगे आप, ये भी तो नहीं हो सकता ना। पार्टी भारतीय जनता पार्टी एक तो वंशानुगत राजनीति पर विश्वास नहीं करती। ऐसा नहीं है कि कोई एक राजनीति के अंदर जयप्रकाश यादव के पिताजी नेता नहीं थे, मुझे पता है, वही नेता थे, वही टिकट मांग रहे हैं। मैं पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा हूं। आप वंश को क्यों ले आए? आप बगावत पे बात करिए कि भाई राजस्थान में इतनी सारी चीजें आ रही। अभी मध्य प्रदेश में पूर्व सांसद, छत्तीसगढ़ में पूर्व विधायक बाफना जी कह रहे हम जा रहे हैं राजस्थान यात्रा पर, वहां से छोड़ के प्रचार वो चले गए। अनीता गुर्जर, एक विधायक जी, सांसद जी में जूते चप्पल आपके यहाँ चल जाते हैं राजस्थान में खुलेआम। भाई और किसी पार्टी में तो नहीं दिख रहा मुझे जूते चप्पल चलते हुए। शर्मा जी, परिवार बड़ा होता है, परिवार बड़ा होता है, महत्वाकांक्षा अधिक होती है, ये सब थोड़ी बहुत बातें घर में कहा सुनी। मैं आपकी हिम्मत की दाग देता हूं। बड़े कूल प्रवक्ता हैं आप, बड़े कूल प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत बधाई पार्टी को, आपको कुछ उच्च पद देना चाहिए। देखिए बड़ा परिवार है, छोटी मोटी बातें होती रहती है और निश्चित रूप से जूते चल जाए, चप्पल चल जाए, विधायक सांसद को चप्पल से पीट रहा है, बवाल हो रहा है, ये छोटी बात तो नहीं है भाई। शर्मा जी, देखिए बात आपकी ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जब अनुशासित पार्टी है, अनुशासित पार्टी है, कर कोई और जाता है और नाम जो है अच्छा वो मतलब कांग्रेसियों ने करा दिया होगा वहां पे। वसुंधरा राजे के लोग कह रहे हैं कि भैया 16-17 लोगों के टिकट काट दिए, वसुंधरा जी घर में बैठ गई। आप दावा कर रहे हो सरकार बनाने का, ठीक है, सर्वे भी आपका साथ दे रहे हैं, कैसे बनेगी सरकार? मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कोई भी वसुंधरा जी के कार्यकर्ता या फिर कोई गजेंद्र सिंह जी के कार्यकर्ता, ऐसा कुछ नहीं, सब भारतीय जनता पार्टी नहीं। देखिए आप नक्सल में ये कह सकते हैं, लेकिन अगर जो नेता हैं उनके इर्द गिर्द के लोग उनके लॉयल होते हैं, पहले व्यक्ति के प्रति लॉयल्टी फिर पार्टी के प्रति लॉयल्टी, ये स्वभाव है। आप भले कह सकते हैं कि भाई देवतुल्य कार्यकर्ता। अब मध्य प्रदेश में जानते हैं क्या हो रहा, वहां का कार्यकर्ता कह रहा है कि देव दुर्लभ नेता। अब ये नारा चल रहा है मध्य प्रदेश में, देवतुल्य कार्यकर्ता नहीं, देव दुर्लभ नेता मिले नहीं रहे हैं। इस बीच देखिए मैं रोक रहा हूं शशिकांत जी, मैं जरा चर्चा को आगे बढ़ाना चाहता हूं, आपकी बात आ गई। इस बीच हमारे साथ मध्य प्रदेश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार संपादक शशिकांत त्रिवेदी जुड़ गए हैं। त्रिवेदी जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। दर्शकों से आपका परिचय मैं करा रहा हूं। मैं कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनके पास जाऊंगा और अनुरोध रहेगा कि थोड़ा क्रक्स में रखेंगे तो मुझे लगता है सारे मेहमानों के पास मैं पहुंच पाऊंगा। मनी वैष्णव साहब, आपकी पार्टी में कसमसाहट है, ऐसा नहीं है? भूपेश बघेल का जो एटीट्यूड है, जो रवैया है, उसको लेकर नाराज हैं लोग, ऐसा नहीं है? एकदम ऐसा नहीं कि शर्मा जी की हम धज्जी उड़ा रहे हैं तो आप बचे हुए हो ना। हम नहीं उड़ा रहे हैं, इनकी पार्टी के लोग खुद ही इनको उड़ा रहे हैं। और आपके यहाँ भी कसमसाहट है। टीएस सिंहदेव की भाषा अभी भी सुधरी नहीं है, वो उसी तरीके से बातें कर रहे हैं। देखिए, टीएस सिंहदेव जी का व्यवहार एक अलग विषय है, बाकी हमारे पार्टी के अंदर कहीं भी कोई अंतर नहीं है और ना ही भूपेश बघेल जी से कहीं कोई नाराजगी है। भूपेश बघेल जी सारे कार्यकर्ताओं के प्रिय हैं, जनता के प्रिय हैं। इन 5 सालों में जितने जन कल्याणकारी काम हमने किए हैं, 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में डॉक्टर रमन सिंह सोच पाए न कर पाए, तो हमने तो काम किया और काम के दम पर हम जमीन पर जाएंगे, जनता के पास जाएंगे। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की टिकटों पर बातें हो रही थी, मैं सुन रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी में घमंड जो है 7वें आसमान पे है अमित शाह जी का और नरेंद्र मोदी जी का। वो किसी की सुन नहीं रहे हैं, ना कार्यकर्ताओं की रुचि समझ रहे, ना जनता की रुचि समझ रहे। यहाँ पर हुआ ये कि भारतीय जनता पार्टी की एक सूची जारी हुई छत्तीसगढ़ में, लीक हुई कहना चाहिए। अब जब सूची जारी हुई, लीक हुई, तो यादव जी जान रहे होंगे, उसकी चर्चा भी करते यादव जी अभी,
तो जब लीक हुई सूची तो कार्यकर्ताओं का आक्रोश जो है चरम पर आ गया और यहाँ की चुनाव प्रभारी, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी मनसुख मंडाविया के सामने वो नारेबाजी करने लगे और मनसुख मंडाविया ने कार्यकर्ताओं को चेतावनी दी कि भाई जो है ये सूची जो है फर्जी है, ये लीक फर्जी सूची है, ऐसी कोई प्रत्याशी तय नहीं हुए हैं, आप लोग अनुशासन बनाए रखें। उसके बाद उसी सूची को भारतीय जनता पार्टी ने जारी कर दिया और कार्यकर्ता फिर से जो है सड़कों पर आ गए, आक्रोश फिर चरम पर आ गया उनका। तो ये स्थिति है, कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जा रही है। यहाँ पे भीमा मंडावी विधायक हुआ करते थे बस्तर से, वो जो है लोकसभा चुनाव प्रचार करते करते भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार करते करते शहीद हो गए। नक्सलियों ने उनकी गाड़ी को बम से उड़ा दिया, वो शहीद हो गए। अब उनको उनके परिवार से किसी को टिकट नहीं दी गया, बताइए। और उनकी जो बेटी है दीपा मंडावी, वो रो रो फूट फूट कर रो रही है और वीडियो बनाकर बोल रही है कि मेरे पिताजी के बलिदान का सम्मान नहीं किया गया। तो ये जो स्थिति भारतीय जनता पार्टी में, और आप लोग सम्मान कर दीजिए, मालिए अच्छी बात है, हमदर्दी है उनके परिवार के प्रति, वो शहीद हुए, आप लोग थोड़ा सम्मान कर दीजिए, आप ही बुला कर टिकट दे दीजिए। नहीं देखिए, ऐसा तो होता नहीं है। जिस विचारधारा को वो तो भारतीय जनता पार्टी से कह रहे हैं ना, कांग्रेस पार्टी से नहीं कह रहे वो। और दूसरी बात है, आपने एक बात कही कि भारतीय जनता पार्टी में बदलाव हो गया है, इस बात को मैंने लिख के रखा, नीचे नोट डाउन करके रखा। भारतीय जनता पार्टी में कोई बदलाव नहीं हुआ साहब। पहले जो है सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, पहले दुनिया इतनी तेज नहीं थी, इस कारण इनका अंतरकलह सामने नहीं आता था। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, छत्तीसगढ़ तो गवाह है इनके अंदर अंतरकलह, इतना बड़ा अंतरकलह का उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ कि 2003 में हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में प्रभारी बनकर आए थे और इस कदर अंतरकलह हुआ, इस कदर विवाद हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में आगजनी हो गई और नरेंद्र मोदी जी को मारने के लिए कार्यकर्ताओं दौड़ा और नरेंद्र मोदी टेबल के नीचे छुप कर अपनी जान बचाई कि नरेंद्र मोदी जी ने। इससे बड़ा उदाहरण क्या देखेंगे आप भारतीय जनता पार्टी में अंतरकलह का? और ये अंतरकलह का इतिहास रहा है और वही अंतरकलह दिखाई दे रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी में तो कार्यकर्ता उनसे कुछ नहीं है, जनता कहां से कुछ होगी। और 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जो लूट खसोट मचाई, जो भ्रष्टाचार, मध्य प्रदेश जो पड़ोसी राज्य है, वहां भी आपके यहाँ भी अभी टिकटों को लेकर कसमसाहट है। अभी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है, अभी वहां भी बहुत चीजें हैं, लोग अभी सशंकित हैं। अभी जब आपके यहाँ भी सूची आएगी तो जाहिर सी बात है कमलनाथ जी को घेरेंगे लोग। नहीं ऐसा कोई बात नहीं। देखिए, हमारी सूची में लेट इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम आपसी सामंजस्य से, आपसी सलाह मशवरा से टिकटें तय करते हैं। तो इस कारण कलह वाली बात कहीं होगी। यहाँ सबसे जो है सलाह मशवरा किया जाता है और उसी के बाद टिकट तय की जाती है। भारतीय जनता पार्टी में तो 2 लोगों की चलती है, 2 लोग टिकट तय कर देते हैं। उसके अलावा एक और संगठन है जिसके ऊपर सरदार वल्लभ भाई आपके यहाँ भी राहुल गांधी की चलती है और थोड़ा बहुत खड़गे जी की मान लो, थोड़ा बहुत खड़गे जी की मान लो और राहुल गांधी की आपके यहाँ भी चलती है। 2 ही लोग तो आपके यहाँ भी चलती है। बिल्कुल खड़गे जी की चलेगी, चलनी भी चाहिए। थोड़ा बहुत खड़गे जी, सारे कार्यकर्ताओं ने उनको और बाकी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी चुना है, उनको अध्यक्ष बनाया, वोट देकर अध्यक्ष बनाया, उनको अधिकार दिया है कि वो अपनी चलाएं। इनके यहाँ नड्डा जी को किसने ठीक है। मनी वैष्णव, मैं आता हूँ आपके पास। संजीव वैद्य आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, उनके पास जा रहा हूँ। संजीव भाई, आपकी पार्टी इन राज्यों में अपनी स्थिति परिस्थिति क्या है, या फिर पार्टी जो ईडी और तमाम तरीके से जो आपके नेता जेल में जा रहे हैं उसमें उलझ कर रहेगी, कि अब पार्टी यहाँ भी अपना राजनीतिक एक तरीके से जो उसको एक संदेश देना था वो क्या मजबूती के साथ नहीं दे पा रही? क्या स्थिति, क्या परिस्थिति आपकी पार्टी की? आप चुनाव लड़ भी रहे हैं इन राज्यों में कि नहीं लड़ रहे हैं? जी मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ संजीव जी। हाँ जी, वो आवाज नहीं आ पाई थी डिबेट के कारण। देखिए, राज्यों में चुनाव तो लड़ रही है, मध्य प्रदेश में हम लोग पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं चुनाव लड़ने के लिए और पूरे 230 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और जहां तक ईडी वाली बात है तो भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि यहाँ पर बैठे हुए हैं। जिस तरीके से उन्होंने ईडी का दुरुपयोग किया है हमारे नेताओं को फंसाने में, तो ये तो पूरे जग जाहिर है। सुप्रीम कोर्ट भी बोल चुका है कि भैया सबूत तो पेश कीजिए, लेकिन इनके पास कोई सबूत नहीं है। गिरफ्तारियों पर गिरफ्तारियां करते जाते हैं, बिना सबूत गिरफ्तारी करते जाते हैं। और इस तरीके से उन्होंने जो है मिसयूज किया है अपने कानूनों का हमारे नेताओं को उलझाने में, और इसीलिए उलझाया जा रहा है ताकि लोग पीछे हट जाए। लेकिन आम आदमी पार्टी है, ये मैदान में डटी रहेगी, क्योंकि हम लोग कोई भी, आप लोग टिकट कब तक बांटने वाले हैं संजीव जी? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, इन राज्यों में क्या अपडेट आपके पास है? यहाँ लड़ भी रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? शुरुआत में केजरीवाल जी छत्तीसगढ़ में बहुत तेज दिख रहे थे लगातार, उसके बाद फिर राजस्थान में भी वो बहुत तेजी से दिख रहे थे, लेकिन अब दौरे नहीं हो रहे हैं। जी, मुझे राजस्थान और छत्तीसगढ़ की तो जानकारी नहीं है। मैं चूंकि मध्य प्रदेश का प्रदेश प्रवक्ता हूं, तो मैं आपको मध्य प्रदेश का जरूर बता सकता हूं कि मध्य प्रदेश में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं।
पूरी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे प्रत्याशी लगभग फाइनल हो चुके हैं। और आप हमारे प्रत्याशियों की सूची भी उठा करके देखेंगे तो उसमें आपको कोई खाटी नेता नजर नहीं आएगा। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई प्रोफेशनल्स हैं, कोई मार्केटिंग से निकले हुए लोग हैं, तो अपने अपने क्षेत्र के प्रोफेशनल्स लोग हैं। हाँ, ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और दूसरे तमाम दलों के जो अच्छे लीडर्स हमारे संपर्क में आए हैं, हमने उनको चेक किया है और उसके बाद हम उनको भी मौका दे रहे हैं। राजनीति में हम अच्छे लोगों को मौका देंगे, फिर वो कहीं से भी आए, कैसे भी आए, लेकिन हमने जो प्रत्याशी फाइनल किए हैं उसमें हमने 3C फॉर्मूले का उपयोग किया है कि हमारा कैंडिडेट किसी भी रूप में कम्युनल नहीं होना चाहिए, करप्ट नहीं होना चाहिए और क्रिमिनल नहीं होना चाहिए। जो 3C फॉर्मूले पर खरा उतरेगा हम उसको टिकट दे रहे हैं। फिर वो कोई भी हो, आप लोगों में से भी कोई होगा, अगर 3C फॉर्मूले पर खरा उतरेगा तो पार्टी उसको आगे बढ़ाएगी। और टिकट लगभग हम लोग फाइनलाइजेशन करने की स्थिति में आ चुके हैं। आधे से ज्यादा टिकट हमारे हो चुके हैं, बाकी जल्दी घोषणा होने वाली है इस संदर्भ में। ठीक बात है। मैं शशिकांत जी के पास जाऊंगा। शशिकांत जी बहुत ही अनुभवी पत्रकार हैं और मैं शशिकांत जी से पूरे जो 5 राज्यों के चुनाव में जो उत्तर भारत के जो 3 बड़े राज्य हैं जिनको लेकर एक जंग है महाभीषण बीजेपी और कांग्रेस में, और ये राज्य तय कर देंगे कि आगे क्या स्थितियां परिस्थितियां होने लगी, ऐसा लग रहा है। शशिकांत जी, बीजेपी जो देखने में आ रहा है, सोशल मीडिया पर दिख रहा है, नेताओं के बयान आ रहे हैं, बगावत से ज़्यादा जूझ रही और बगावत के कारण कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में भारी नुकसान उसको हुआ है पहले। नहीं, ऐसा नहीं है। वो 2003 से ये सब चल रहा है। जब पार्टी पावर में आती है कोई और उसका बहुत सारी सीटें जीत लेती हैं। हमने 2003 का चुनाव देखा है, 4 का, जब उमा भारती मुख्यमंत्री बनी थी, तो बनने के बाद 3-4 दिन तक यही रहा था। वो खुद ही इस ऊहापोह में थी कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा। फिर वो कुछ नाम चलते रहे और आखिर वो मुख्यमंत्री, उन्होंने पद की शपथ ली, लेकिन इसके बाद वो हट गई। अंतर विरोध था, अंतर कलह था, अंतर समस्या थी, कारण जो भी रहे। बाद में फिर बाबूलाल गौर बने, तो उसके बाद वो भी नहीं रहे, तो ये भी कलह झगड़ा कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हुआ होगा। फिर इसके बाद शिवराज सिंह चौहान आए जो स्टेबल रहे काफी लंबे समय तक हैं, अभी भी वो मुख्यमंत्री हैं। तो एकदम हम ये कहते हैं कि कारण दूसरे थे, अंतर कलह बिल्कुल नहीं थी, तो ये बात हजम होती नहीं है। क्योंकि जब आप 230 में से 165 सीट जीत जाते हैं तो जाहिर है कि बहुत लोगों की महत्वाकांक्षाएं और सब चीज़ें बढ़ती हैं। और जैसे जैसे लोग सीनियर होते जाते हैं, बार बार चुनाव जीतते हैं, तो उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ना जाहिर है। और फिर होता ये है, उनके सामने संकट ये आता है कि वो लंबे समय तक लगातार एक ही पार्टी का झंडा लेकर के चल रहे हैं, काफ़ी सीनियर हो गए हैं जी, लेकिन उन्हें जब जगह नहीं मिलती है, मान लीजिए कोई 5 बार का विधायक है और वो इवन पार्टी के सत्ता में आने से पहले से जीत रहा है और आप उसे विधायक ही बना रहे हैं और जूनियर को मंत्री बना देते हैं, तो उसमें गुस्सा, खिन्नता, खीज आती है। वो कभी कभी प्रकट कर देता है, कभी कभी नहीं करता है। जब वो प्रकट नहीं करना चाहता है, सामने नहीं आना चाहता है, तो जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, वो जाहिर है नारेबाजी करते हैं और कई बार वो पार्टी छोड़ देते हैं या वो खुद ही पार्टी छोड़ देता है। ये कांग्रेस में भी हुआ है। और ये कांग्रेस में तो जैसे ही सत्ता में आई वैसे ही 35-25 लोग छोड़ के यहाँ से वहां चले गए। आप उसको नाम कुछ भी देते रहे, लेकिन अल्टीमेटली था तो वो यहाँ से वहां जाना बगावत थी या विद्रोह था या खुश नहीं थे या नाराज थे। तो ये कोई मतलब ऐसा नहीं कि पहली घटना है और ये मतलब कभी पहली बार भारतीय जनता पार्टी में ऐसा हो रहा है। ये हर पार्टी में होता है। और सत्ता अब जो है, अब तो सत्ता के लिए लड़ाई, वहां पार्टी तो छोड़ दीजिए, छोटे छोटे पद पर झगड़े होते हैं, छोटे छोटे पद पर राजनीति होती है। भारत के घरों में जो है वो माइक्रो लेवल पर राजनीति। त्रिवेदी जी, मेरा स्पेसिफिक सवाल है कि किसमें ज्यादा है, क्योंकि अब जो दिख रहा है सामने वो बीजेपी कुछ ज्यादा जूझती नजर आ रही। अभी कांग्रेस के टिकट नहीं आया, हो सकता कि कांग्रेस उससे ज्यादा जूझने लगे, लेकिन आज के दौर में इस वक्त बहुत सारे पूर्व सांसदों के हमने बयान सुनाए, विधायकों के सुनाए, उनके टिकट कटे हैं, दर्द है जी। देखिए क्या है, एक कारण है, पार्टी में जब बहुत ऊपर लोग बैठे होते हैं, उनका जो एक बर्ड IQ होता है, उनके कई सारे सर्वेज होते हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं। जैसे अब ये संजीव जी ने कहा कि हमारा 3C पैरामीटर है, ये आपका पैरामीटर है 3C, मगर आप 5 साल से क्या 3C लेकर के पब्लिक को बता रहे थे? क्या पब्लिक ने माना है कि हाँ 3C वाले को हमको चुनना है? ये तो आपका पैरामीटर है। तो भारतीय जनता पार्टी का भी ऐसे कुछ पैरामीटर, उनके 4D हो सकते हैं, कांग्रेस के 5F हो सकते हैं, हर एक के अपने अपने पैरामीटर हैं, लेकिन पब्लिक का एक अपना पैरामीटर होता है
कि 1 AM पे आप खड़े हैं कि नहीं महंगाई पर, आपने अचीव किया है कि नहीं किया, वो पता चला 1 AM पर आपके सारे कीवी गायब कर देगी 1 मिनट। तो आपके पैरामीटर्स को पब्लिक मानती है नहीं मानती है, आप कितने भी ईमानदार हो, आप कितने भी अच्छे हो, लेकिन अगर उसके मन में गुस्सा है तो आपका गुस्सा उसके सामने लगता नहीं है। तो पार्टी जितनी भी हैं उनमें बगावत, जो आपने प्रश्न पूछा कि किसमें ज्यादा है, जहां पोटेंशियल ज्यादा होती है वहां झगड़ा ज्यादा होता है, कि हमारे पास स्पेस ज्यादा है, हमें झगड़े इसीलिए ज्यादा होते हैं। अच्छा शशिकांत जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही कि वो जो एम से महंगाई वाली बात आपने कह दी। अब चुनाव आचार संहिता भी लग गई है, चुनाव उफान पर है, मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और बाकी 2 राज्यों में भी। तेलंगाना और मिजोरम की तो बहुत चर्चा नहीं हो रही, कि तेलंगाना तक चर्चा हो रही कि वहाँ भी बड़ा भीषण संघर्ष है। क्या जिन कोर मुद्दों की आप बात कर रहे हैं, क्या वो मुद्दे वहाँ पर चुनाव में असर डालते दिखेंगे क्या, और क्या वो उन मुद्दों पर बात हो रही क्या चुनावों में? क्योंकि मैं प्रियंका गांधी को सुन रहा था, वो सड़क की बात कर रही थी, फिर किसी ने कहा कि भाई ये वाली भी सड़क खराब है, जबलपुर के कोई हाईवे की बात वो कर रही थी, वो करीब 10 साल से बनी रहा, 4 लेन से 2 लेन हो गया। तो इस तरीके के मुद्दे क्या ये लोग उठा रहे हैं, जैसे हमने प्रियंका गांधी को देखा? संजीव जी, शशिकांत जी। जी, पब्लिक बात नहीं करती है। पब्लिक अब सड़कों पर, मुझे 1992 से तो अब आपने शायद देखा होगा कि पब्लिक जन आंदोलन कोई बड़ा भारी किसी सत्ता के खिलाफ हुआ हो और उसमें पुलिस बुलाई हो, मिलिट्री बुलाई गई हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो पब्लिक अब घरों में बैठी है। और दूसरी बात, ये जो नेता सड़क नाप रहे हैं, ये नाप रहे हैं, इनको ये पता नहीं है कि सिस्टम में क्या चल रहा है। मैं एक उदाहरण देता हूँ, ये मेरा शक है। मेरे ही परिवार के 4 लोगों के नाम पिछली बार अपने आप वोटर लिस्ट से गायब थे और मुझे उसको जुड़वाने के लिए 4 साल लग गए। अभी मेरे परिवार के एक सदस्य का नाम गायब है और मुख्य चुनाव निर्वाचन अधिकारी से मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा, उनके पास कोई जवाब नहीं था। आपने नाम कैसे डिलीट कर दिया, इसका उनके पास कोई उत्तर नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि आप अपना फॉर्म भर दीजिए। तो आपने नाम कैसे काटा? मेरा ना डिलीशन फॉर्म है। तो उनका एक बहाना है कि हमारे यहाँ पंचनामा बना होगा, वो गया होगा, मतलब सब कुछ है। तो वो प्रियंका गांधी सड़क नापती रहेंगी, वो इन मुद्दों पर नहीं देखेंगे कि सिस्टम कैसे काम कर रहा है। उनको ये नहीं मालूम है, उनको पता नहीं है कि, और बाद में जब वो हार जाएंगे तो कहने लगेंगे कि ईवीएम में हेरफेर हो गया। अरे भाई चलिए, हेरफेर हुआ है तो आप कर क्या रहे थे बैठ करके इतने सालों से? आपके कार्यकर्ताओं ने क्या किया इस बारे में? आपने कभी कोर्ट गए, आपने कोई लड़ाई की, आपने वोटर लिस्ट चेक की, आपने झगड़ा किया? तो महंगाई मुद्दा है, लेकिन वोटर जब वोट देने ही नहीं जाएगा तो महंगाई क्या कर लेगी? बड़ा सवाल आपने उठाया कि ये जो वोट है, जो वोटर लिस्ट में खेल हो जाता है। ये बैठे हो रही है, तो ये क्या है कि अभी जो सिस्टम हमारा है वो उस पर चेक होना बहुत जरूरी है। और जो पार्टियां सत्ता में नहीं है, डेमोक्रेसी में स्वस्थ विपक्ष होने के लिए, चाहे वो आप पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, उनको इन सब चीजों पर चर्चा को शशिकांत जी ने शशिकांत जी, मैं आपको रोक रहा हूँ, शशिकांत जी ने एक चर्चा को एक नई दिशा दे दी। उन्होंने कहा ठीक है, आप सड़क नापते रहो, बगावत तो होती सब में होती, जहां ज्यादा पोटेंशियल, जहां ज्यादा गुड़ वहां चीटे ज्यादा लगते हैं। पोटेंशियल जहां होता है झगड़ा वही होगा। चाहे पिता अगर ज्यादा धनवान है तो लड़के आपस में सर फोड़ते हैं, और पार्टी ज्यादा शक्तिवान है तो दावेदार से सर फोड़ेंगे, आपस में जूते चप्पल चलाएंगे। लेकिन शशिकांत जी ने कहा ठीक है, महंगाई मुद्दा हो सकती है, बेरोजगारी मुद्दा हो सकती है, लेकिन जब वोट डाल पाएंगे ना तभी तो रिफ्लेक्ट करेगा। नापते रहे सड़क। प्रियंका गांधी, कांग्रेस के प्रवक्ता से मेरा यह सवाल है कि आप लोगों ने कभी वोटर लिस्ट का मुद्दा उठाया? बड़ा अहम मुद्दा उठा रहे हैं, बहुत अनुभवी पत्रकार हैं, खुद भी बता रहे हैं कि मेरे परिवार का एक नाम कट गया। अब मोहल्ले के मोहल्ले कट जाते हैं। आरोप ये भी है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आरोप लगा चुके हैं कि जाति और धर्म देखकर भी वोट नाम काट दिए जाते हैं। मनी वैष्णव, सरकार जी ने बहुत ही बढ़िया सवाल उठाया है, और वो सहमत हो या ना हो, मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इनका और इनके परिवार के झुकाव कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ होगा, इसीलिए इनका नाम कटा है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस प्रकार के षड्यंत्र करती है। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में भी करती है, लेकिन हम यहाँ सचेत हैं। हमारे जो कार्यकर्ता है वो लगातार ध्यान बनाए रहते हैं, नाम जुड़वाना, ये सब काम हमारे कार्यकर्ता लगातार करते रहते हैं। तो इस प्रकार का डर छत्तीसगढ़ में तो हमें फिलहाल नहीं है, और हम लगातार जमीन पर भी हैं। महंगाई की बात वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने की। महंगाई वाकई में बहुत बड़ा मुद्दा है और भारतीय जनता पार्टी इसे लगातार नकार, लेकिन इन मुद्दों पर अब जो है वोट डलना शुरू हो चुका है। हमने हिमाचल प्रदेश देखा, हमने कर्नाटक देखा, यहाँ भी महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर जनता ने वोट डाला। और अब जो 5 राज्य में चुनाव हो रहे हैं, यहाँ भी जनता महंगाई, बेरोजगारी, ठीक बात है। इस पर मनी भाई थोड़ा वक्त कम है, जल्दी कंप्लीट करिए, मैं जाऊंगा फिर जल्दी से। इस
पर वोट डालेगी। तो भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करती है, जैसे वरिष्ठ पत्रकार ने कहा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी तैयार है, बिल्कुल इस पर ध्यान दे रही है। हम सजग हैं, हम जागृत हैं। इस प्रकार की गड़बड़ी हम बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। संजीव वैद्य के पास मनी भाई रोक रहा हूँ आपको। संजीव वैद्य जी, शशिकांत जी ने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठा दिया। उन्होंने कहा कि भाई आप लोग सारे लोग सब नापते रहिए, महंगाई, मुद्दा बेरोजगारी, आरोप लगाते रहिए नरेंद्र मोदी पर भ्रष्टाचार के, लेकिन जब वोट डाल पाएंगे ना तभी रिफ्लेक्ट करेगा ना। बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं शशिकांत जी की बात से एकदम सहमत हूँ, क्योंकि मूल मुद्दों पर हमें फोकस करना पड़ेगा। उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि कोई सा फॉर्मूला बना लीजिए, जब तक जनता के मूल मुद्दों की बात नहीं करेंगे जनता वोट नहीं देगी। और वास्तव में मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार, महिला अत्याचार, दलित अत्याचार, बेरोजगारी, इतने सारे मामले हो चुके हैं कि जनता इनसे थक चुकी है, फटिग हो चुकी है। कल ही मैं देख रहा था कि जो बच्चे युवा थे जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने थे, तो जो युवा थे वो आज वृद्ध हो चुके हैं, और जो वृद्ध थे वो जो है ईश्वर को प्यारे हो चुके हैं। तो प्रदेश की जनता थक चुकी है लोगों को देख देख करके। अभी ताजा ही मामला सामने आया है दलित अत्याचारों को लेकर के। ऑडिट रिपोर्ट आई है जिसमें आदिवासियों का पैसा ही खा गए ये लोग, और ऊपर से जनता को जो लोक लुभावन योजनाएं दे रहे हैं उससे जनता प्रभावित होने वाली नहीं है, क्योंकि इतने सालों में जनता के पूरी तरीके से खून निचोड़ चुके हैं। तो निस्संदेह मैं शशिकांत जी की बात से सहमत हूँ कि हम विपक्ष की भूमिका बनती है, चाहे कांग्रेस हो चाहे आप हो, हमारे विपक्ष की भूमिका है कि हम सरकार के कार्यों का विरोध करें, रचनात्मक विरोध करें। ठीक बात है। जयप्रकाश जी के पास जाऊंगा। जयप्रकाश जी, ये बताइए कि ये बागी नुकसान नहीं करेंगे क्या बीजेपी का, आपकी पार्टी का, और आपकी पार्टी किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही है छत्तीसगढ़ में? देखिए, ऐसा है कि कार्यकर्ता जो है वो भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी होता है, और कार्यकर्ता ही जब बूथों पर काम करते हैं, जब मोहल्लों में गलियों में घूमते हैं, तब कहीं जाके मत जो है वो किसी राजनीतिक दल को पड़ता है। पर यदि वो चेहरे जो गली मोहल्ले में, वार्ड में, चौक चौराहों में अगर प्रचार में नहीं नजर आते हैं, तो जनता जो है सोच में पड़ जाती है कि ये कार्यकर्ता जो वर्षों से पार्टी के लिए यहाँ पर सक्रिय रहा वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा। तो जनता के मन में भी एक संदेह आता है कि क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर ये क्यों नहीं आ रहे हैं, पूछते हैं, और उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही। जगदलपुर के पूर्व विधायक बाफना जी तो अपनी रिश्तेदारी में चले गए, बोले हम रिश्तेदारी में जा रहे हैं, चुनाव पर रिश्तेदारी में रहेंगे राजस्थान में। मतलब जगदलपुर बस्तर जो इलाका है आदिवासियों का, उन्होंने कहा ठीक है पार्टी के अनुशासित सिपाही हो, पार्टी बहुत अच्छी है, ये है वो, जैसे आप कह रहे हैं, और कह रहे हैं मैं मुझे अपनी बिटिया के यहाँ जाना है, बहन के यहाँ जाना, जो भी रिश्तेदारी राजस्थान चले गए वो। ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो बहुत अनुशासित होता है और अपने पार्टी के झंडे को कभी नीचे नहीं देख सकता, इसलिए वो खिलाफ में तो नहीं जाता। उसके लिए वो हो सकता है कि दूसरे प्रभार क्षेत्र में चला जाए, दूसरे क्षेत्र में काम करने लगे, पार्टी के प्रति उसका योगदान, जिम्मेदारी का निर्वहन वो करता है। उस जगह से जो चुनाव का 15-20 दिन का जो समय होता है, वो समय जब उसको सहन नहीं होता तो वो दूसरे क्षेत्रों में अपनी जिम्मेदारी ले लेता है। ठीक बात है। जयप्रकाश जी, वक्त नहीं है, अब मैं कमल खान जी के पास जाऊँ। कमल खान जी, बहुत संक्षिप्त में 20 सेकेंड में, एक तो आपकी समस्या कि भाई इस तरह जो कार्यकर्ता निराश होगा जिसको आप लोग देवतुल्य कह के निपटा देते हैं, और जो देव दुर्लभ नेता हैं आपके पार्टी में वो मलाई काटते हैं, और देवतुल्य कार्यकर्ता उसको केवल देवतुल्य 2 शब्दों में वो अपने आप को देवता समझने लगता है, गुनगुना हो जाता है, भागने लगता है वो स्पीड में, बिल्कुल लग रहा कि 4 लीटर पेट्रोल और अंदर आ गया उसके, और मलाई काटते हैं देव दुर्लभ नेता। ये दर्द है कार्यकर्ता का कि नहीं शर्मा जी? देखिए, अभी जैसे मैंने बताया कि परिवार बहुत बड़ा है और इसमें महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ जाती है, और टिकट लेने वाले आकांक्षी कार्यकर्ताओं की संख्या भी अत्यधिक होती है। तो उसके अंदर कई तरीके के और परिमाप है, सर्वे है, कई तरह के मंथन है। वो बात आपने कही, कट टू कट बताइए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको इस तरह की चीजों से? निश्चित रूप से पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो नाराज कार्यकर्ताओं को भी हर तरह से संतुष्ट करने में लगा हुआ है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अनुशासित रहता है, और शीर्ष नेतृत्व आप लोगों की जहां सरकारें, आरोप लगता है कि आप लोग नाम कटवा देते हो, इस पे क्या जवाब आपका है? उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक हर जगह कहा जाता है नाम कटवा के चुनाव जीत रहे हो आप लोग। अब ईवीएम वाला पैटर्न बदल गया, इशारों बहुत सारे लोग ये बात को कहते हैं। ये कांग्रेस की, आपकी, इनकी नीतियां हो सकती है,
भारतीय जनता पार्टी इस तरह के और कार्य नहीं भाई करती है। शशिकांत जी क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका तो कोई कांग्रेस से लेना देना है नहीं। वो 4 साल से संघर्ष कर रहे हैं, एक वरिष्ठ पत्रकार संपादक हैं वो, और 4 साल से अपना नाम नहीं जुड़ा पाए। आजकल के मॉडर्न पत्रकार कहेंगे शशिकांत जी कैसे पत्रकार हैं, हम लोग तो शशिकांत जी की पीढ़ी वाले लोग हैं। देखिए, इनके कोई स्थानीय कोई राजनीतिक कोई परेशानी होगी या कोई प्रशासनिक इस तरह की। अब आप लोगों की यही दिक्कत है कि अगर इसका काम न हो, बताओ वो कांग्रेस से जुड़ा है, राजनीतिक परेशानी हो गई। शशिकांत जी, मैं फाइनल टिप्पणी के लिए 20 सेकंड आपको वक्त दे रहा हूं माफी के साथ में, जरा 20 सेकंड में अंतिम टिप्पणी, मैं कार्यक्रम खत्म करूंगा। शशिकांत जी। नहीं, क्या है कि अगर मान लीजिए कि हमारी राजनीतिक परेशानी, तो क्या वो चुनाव आयोग कोई अधिकार है कि वो हमारे को मूल अधिकार से वंचित कर दे, नाम काट दे बिना कारण के? कैसे कर सकता है वो? किस कारण से करेगा? और फिर ये कहे कि आप फॉर्म भर दीजिए, मतलब में एक तो आप अपराध करें और मुझसे अपराध करवाएं, तो ये तो बहुत गलत हो रहा है। ये कोई कारण नहीं होता है आपका कि किसी का आप नाम काट दें वोटर लिस्ट से जानबूझ करके, और फिर बाद में उसे जोड़ते फिरें कि नहीं हमसे गलती हुई है, हमें जोड़ना है, हमारे BLO ने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, इसने ऐसा कर दिया। इन सब चीजों पर एक लंबी स्क्रूटनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं, कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया है, मैं सबके ध्यान में लाया हूं। आपने तो बिल्कुल भी कोई काम नहीं किया है। वो भले कितनी बड़ी पार्टी बनने की कोशिश करे, लेकिन पढ़े लिखे लोग हैं, उसमें ईमानदारी का वो मतलब अपना परचम लहरा रहे हैं। तो भाई आप सबसे पहले सिस्टम को तो सुधारिए कि सिस्टम में क्या चल रहा है। मूल चीज है कि आदमी वोट देने नहीं जा पाएगा। अभी एक नया नियम आया कि 80 साल के ऊपर के व्यक्ति को घर वोट दिलाने की वो रहेगी। कौन आएगा घर दिलाने वोट? वहां जाते हैं तो वोट देने नहीं देते हैं। कोई आएगा, कोई अधिकारी के आपको ये कहेगा कि कौन है? बहुत बहुत शुक्रिया शशिकांत जी, बहुत शुक्रिया। संजीव वैद्य जी बहुत शुक्रिया। कमलकांत शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मनी वैष्णव बहुत बहुत धन्यवाद। जयप्रकाश जी बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी महत्वपूर्ण बात कही वरिष्ठ पत्रकार शशिकांत जी ने। वो कह रहे हैं कि भाई ये पार्टियां सब करती रहें, वोट ही नहीं देने को मिलेगा। तो कह रहे हैं 80 साल के व्यक्ति को घर में वोट दिलाएंगे। अरे बूथ पे तो मार भगाते हैं, घर में क्या दिलाएंगे? वास्तव में मूल मुद्दा तो अब ये है कि क्या लोग वोट डाल पाएंगे, और जब वोट डाल पाएंगे तब भी रिफ्लेक्ट होगा जो भी मूल मुद्दे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।